नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल कुछ राजनीतिक घटना देखने को मिली, लेकिन इसके पहले जो भारतीय जनता दल की अभी फिलहाल सोशल मीडिया के यूट्यूब के वीडियोस के पैगाम के माध्यम से भारतीयता के वातावरण को, भारतीयता के माहौल को लाने की कोशिश जो ये भारतीय जनता दल कर रहा है, इससे हमारे भारतीय भाई बहन काफ़ी प्रभावित हैं और देश के कोने कोने से इसकी गूंज आ रही है, गूंज सुनने को मिल रही है। अब किस पैमाने पर है एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन देश का कोई कोना ऐसा नहीं है कि जहाँ से इसकी इसमें रुचि दिखाने की और इस भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाने की और उसको मजबूत करने की जो है आवाज़ें ना आती हों। तो इसी क्रम में एक कोई महाराष्ट्र के थे भारतीय भाई, उनका कहना था कि ये जो भारतीय जनता दल के जो है वीडियोस हैं और इसके अलावा यूट्यूब वाले सर मतलब मुझे जो है किसी ये मीडिया में जगह क्यों नहीं देते, नंबर एक। और इस भारतीय जनता दल के जो वीडियोस हैं जो कि अपने देश अपने मुल्क भारतवर्ष के लिए और अपने आवाम के लिए और उसके हितों की रक्षा के लिए जो ये सारे विचार भारतीय जनता दल के यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से बताए गए हैं, इसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके दबाव में ये मीडिया इसको न दिखाने के, इसको न महत्व देने के लिए जो आमादा है, तो वो भारतीय भाई बहन, वो भारतीय भाई कह रहे थे कि यदि इस तरह की फितरत है भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय अवाम ताकत दल के इस राष्ट्रभक्ति के और भारतीय एकता के लाने के लिए जो ये प्रयास है भारतीय जनता दल का, और जो कि प्रयास अभी यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से कर रहा है, यदि भारतीय जनता पार्टी इसको महत्व देने के लिए तैयार नहीं है, इसको दबाने के लिए आमादा है, तो कैसा वो राष्ट्रवादी
वो भारतीय भाई सवाल कर रहे थे इस भारतीय जनता पार्टी से कि जो भारतीय एकता को दबाने के लिए और मीडिया के द्वारा भी जो है उसको न दिखाने के लिए, उसको महत्व न देने के लिए, उसको जगह न देने के लिए जो दबाव में रखा है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने या उसकी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं ने, तो ये किस किस्म के राष्ट्रवादी हैं? तो हमारे भारतीय भाई की शंका बिल्कुल जायज है और बिल्कुल वास्तविक है। ये राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्रवादी का मुखौटा है इनका, और वो मुखौटा मैंने एक छल कपट वाला है राष्ट्रवाद का। उस राष्ट्रवाद के पीछे एक सत्ता हथियाने की उनकी एक साजिश है, और उसके पीछे आप देखेंगे तो पांथिक उन्माद, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, सारी इस तरह के उन्माद और कुछ कट्टरताएं दिखती हैं, वो राष्ट्रवाद नहीं दिखता। और एक मुखौटा और पहनते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, वो भी निरा झूठा है। इनका साथ और इनका विश्वास हमारी आवाम के लिए तो है ही नहीं। आवाम से छल कपट करके झूठे राष्ट्रवाद के आधार पर इन्होंने वोट हथिया लिया, सत्ता हथिया लिया, लेकिन आवाम का विश्वास और आवाम का साथ का प्रश्न ही नहीं है। ये साथ और विश्वास जो है हमारे देश की जो दुश्मन ताकतें हैं, जो कि जो कि कुछ राजनीतिक दलों के वेश में है, कुछ मीडिया के वेश में है, कुछ पत्रकार गिरोह के वेश में है, और कुछ जो है बौद्धिक वर्ग के वेश में है। ये भारत विरोधी ताकतें हैं। उन ताकतों का श्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का साथ है, और उन्हीं के ऊपर मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी वालों का विश्वास भी है। आवाम के साथ नहीं, ना आवाम का साथ है, ना आवाम के साथ विश्वास है। वोट कैसे हथियाते हैं उसकी एक दूसरी मैकेनिक्स होती है। तो हमारे उस भारतीय भाई की आशंका और उनका इस सवाल कि यह किस किस्म के राष्ट्रवादी हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले और मोदी जी, उनका सवाल बिल्कुल जायज है, बिल्कुल उचित है और बहुत ही वास्तविक है। अब आ जाइए जो कल की जो राजनीतिक घटना हुई, खास करके महाराष्ट्र की जो सरकार है या उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसके विषय में। 2-2.5 साल पहले जब ये महाआघाड़ी की सरकार बनी, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनी, तो उसके पहले शिवसेना और बीजेपी मिलकर के जो है प्री पोल अलायंस के तहत जो है वो चुनाव लड़े थे। शिवसेना की मुख्यमंत्री पद की इतनी भूख इतनी प्रबल थी कि उस जो गठबंधन, शायद बताते हैं कि 30 वर्ष का गठबंधन को तोड़ करके, और फिर ये शिवसेना वहीं पहुंच गई जिस जीएनपीसी या कांग्रेस को ये हमेशा विरोध करती थी और गाली गलौज तक करती थी। तो मुख्यमंत्री पद के हवस इतनी हावी हो गई इसके ऊपर कि जिसका वो बराबर विरोध करती थी और उसके विरोध में चुनाव भी लड़ी थी और जीती थी शिवसेना।
तो सत्ता की हवस, मुख्यमंत्री पद की हवस इतना उसके ऊपर हावी हो गया, इतनी उसकी शिकार हो गई कि बीजेपी का साथ छोड़ करके जो है वो उस ताकत के चरणों में जा गिरी जिसका वो बराबर विरोध करती रही और गाली गलौज भी तमाम इस तरह से वो कहा करती थी। तो शिवसेना को और जो से उसमें लिप्त जो स्वार्थी तत्व, स्वार्थी राजनीतिक दल हैं, वो इसको नहीं, यानी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आज जब उसी का जवाब दूसरे रूपों में जब उसको मिल रहा है तो कहा जा रहा है कि बीजेपी सत्ता की भूखी है और ये है वो है। देखिए, ऐसा है कि इसमें बीजेपी के या शिवसेना के या एनसीपी या जो जेएनपीसी या कांग्रेस के पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। बात यह है कि सत्ता का भूखा कौन नहीं है। ये जो है जेएनपीसी ने 60-70 सालों में इसी तरह से राज्य सरकारों को तोड़ा है, विधायकों को खरीदा है। विधायकों को खरीदना, सरकार को गिराना, राज्यपाल के पद का दुरुपयोग करना, ये उसके सत्ता की भूख की सबसे बड़ी निशानी है, जो कि उसकी इस तरह की हरकत और इस तरह के कारनामे करतूत का एक इतिहास है जेएनपीसी का। अब देखिए, मोदी जी का जो वातावरण दिए हैं कि हर कोई जो उस अपराध का अपराधी है, वह दूसरे को वो नसीहत दे रहा है। तो नसीहत देने की ताकत जो है, ये मोदी जी का जो वातावरण है वो दे रहा है उनको। जो जेएनपीसी हमेशा सत्ता की भूखी रही है, राज्य सरकारों को गिराती रही है और एमएलए इत्यादि खरीद करके जो है वो सत्ता हथियाती रही है, राज्यपाल के पद का हमेशा दुरुपयोग करती रही है। आज उसके मुंह से ये मोदी जी का जो वातावरण वो माने कहने का उनको नैतिक बल दे दिया कि उल्टे उपदेश दे रहे कि ये बीजेपी सत्ता की भूखी है। और सभी दल, ये समाजवादी पार्टी वाले भी जो उपदेश दे रहे थे कि यानी राजनेताओं का अपहरण, लोकतंत्र का अपहरण, ये उसी का आविष्कार है। ये उपदेश वो किसके मुंह से निकल रहा है? अखिलेश महोदय के मुंह से। शायद ये भूल जाते हैं कि जब उनके पिता मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे, तो बीएसपी के 67 एमएलए के साथ उन्होंने क्या किया था? सारे बीएसपी के जितने भी विधायक एमएलए थे, उनको मार के पीट करके आतंकित किया था। यहाँ तक कि बीएसपी की जो मुखिया मायावती को उसी गेस्ट हाउस में बंद करके जिंदा जला करके यानी मार डालने की योजना थी। उस समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश कह रहा है और इस पर उपदेश दे रहा है। लेकिन इस तरह के उपदेश देने की ताकत ये मोदी जी का जो सरकार का वातावरण दे रहा है। वरना उनको तुरंत जो है आईना दिखाया जा सकता था। लेकिन जैसे कि ये राहुल गांधी जो है, इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़ा डकैत भी है, सबसे बड़ा वो गद्दार भी है। वो भ्रष्टाचार पर उल्टे बोलता है मोदी जी को। राफेल जो फाइटर है वायुसेना का, उसके खरीद में
खरीद को लेकर के ये राहुल गांधी, जो कि खुद ही इतना बड़ा डकैत है, वो मोदी जी को बुलवाता रहा, चौकीदार चोर है। मोदी जी को या बीजेपी वालों के इतना नैतिक साहस नहीं रहा कि उसको ये राहुल गांधी को ये नसीहत दे सकें कि सबसे बड़े डकैत तो तुम हो, तुमको कहाँ से ये नैतिक अधिकार मिल गया दूसरे को चोर कहने का। इतना भी नैतिक साहस बीजेपी वाले और मोदी जी उस डकैत राहुल के समक्ष वो नैतिक बल या नैतिक साहस जुटा नहीं सके। तो ये विडंबना और ये दुखड़ा जो है देश का है, ये बीजेपी के कारण, मोदी जी के कारण। तो वही लोग जो है आज उपदेश दे रहे हैं कि ये जो है बीजेपी सत्ता की भूखी है। बीजेपी के पास ये नैतिक साहस नहीं कहने का कि जितने लोग कर रहे हैं सत्ता के भूख का, सत्ता के भूख को लेकर क्या क्या तांडव इन समूह ने किया है अपने अपने समय में, उसको बीजेपी नहीं कर पा रही है। तो बीजेपी वास्तव में इसीलिए तो सबसे कायर किस्म की है, देश की दुश्मन ताकतों के आगे सबसे बड़ी कायर है। और उस कायरता का खामियाजा ये हमारा मुल्क झेल रहा है जब से मोदी जी आए हैं जो सत्ता में। ये कारण है, ये बार बार जेएनपीसी वाले, वाम दल वाले मिलकर के इस देश में आग लगा रहे हैं कोई न कोई बात को लेकर के। और मोदी जी की कायरता के कारण जो है ये देश बार बार जो है ये जेएनपीसी वालों के और वाम दल वालों के और भी जो देश विरोधी ताकतें राजनीतिक दलों के बीच में हैं, उनके इस खतरनाक मंसूबे बार बार जो आग लगाने का मंसूबा है, उस पर हमारा देश जो है परवान चढ़ रहा है बार बार। तो उसमें मोदी जी की जो कायरता है, अकायरता नहीं, ये जब भी इनको मौका मिलता है तो सदन में ये बोलते हैं कि जब तक मोदी है, मतलब कि देश जल रहा है, देश को जलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के कई जवानों को मोदी जी इन देश के दुश्मन ताकतों से, आतंकवादियों से पिटवा रहे हैं। और राष्ट्रीय गौरव लाल किला पर जो हमारा जो राष्ट्रीय गौरव तिरंगा को हटा करके खालिस्तानी झंडा लगवा करके देश को शर्मसार कर रहे हैं। इस मोदी जी को शर्म तक नहीं आती है। और इसके बाद कहते हैं, इसके बाद लोकसभा में सरेआम कहते हैं इन देश विरोधी ताकतें जो कि इस देश में किसी न किसी बहाने आग लगा रही हैं, उनको करें जब तक मोदी है तब तक आप मजे लीजिए, मतलब जब तक मोदी है तब तक आप देश में आग लगाते रहिए। ये मोदी जी का संदेश है देश विरोधी ताकतों के लिए। तो ये दंश झेल रहा है हमारा मुल्क और हमारे आदरणीय आवाम। मोदी जी की जो कायरता है, मोदी जी की जो उनकी सहानुभूति है देश विरोधी ताकतों के लिए, उसके कारण। आ जाइए जो जिस तरह से ये एमएलए को जो है एक होटल में बंद कर देते हैं, स्पेशल फ्लाइट से यहाँ से वहाँ भेजते हैं, स्पेशल बस से यहाँ से वहाँ भेजते हैं। ये कहने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन दशा वही है कि इन एमएलए जैसे जानवरों की तरह इनको बंद कर देते हैं और जैसे किसी पिंजड़े में, केज में बंद करके यहाँ से वहाँ इनको ले जाते हैं। लेकिन यदि ये कहा जाए कि जानवरों की तरह बंद होने वाले, पैसों पर बिकने वाले ये एमएलए या एमपी कोई आसमान से तो आए नहीं है, कोई हिंद महासागर से तो आए नहीं है। इनको एमएलए या एमपी बनाने वाले
ये हमारी आवाम है, हम आप हैं। देखिए, जब ये सवाल अपनी आदरणीय आवाम से किया जाता है, अब और ये सवाल बराबर करिए, और ये मैंने जब से चुनाव की पद्धति आई है 1952 से, तब से ये सवाल करिए कि भाई सारा दोष एमएलए, एमपी और नेताओं में निकाला जाता है, और उन दोषों का काफ़ी वर्णन होता है। उन दोषों पर वो हास्य कवि सम्मेलन होते हैं, मुशायरे होते हैं, चुटकुले होते हैं, प्रहसन होता है। तो लेकिन इस पर कभी एक बौद्धिक ईमानदारी नहीं आती कि भाई, अरे भाई, ये तो हमारे आपके कारण जो हमने इनको चुना है, इस पर कभी एक माने अपनी ओर एक आत्ममंथन, आत्मविचार जो है वो कभी नहीं आता। तो भारतीय जनता दल बिल्कुल ये कह रहा है कि भाई ये हमारे आवाम की बौद्धिक ईमानदारी के अभाव का सबसे बड़ी निशानी है कि वो अपने इस अपराध को वो कबूल नहीं करती है। हमारी आदरणीय भारतीय आवाम इस अपराध को कबूल नहीं करती है कि ये भारतीय समाज के शत्रु और इस देश के और भारतीय समाज को विखंडित करने वाली ताकतों को बार बार ये चुनते हैं और इतना बड़ा अपराध करते हैं, और चुनने के बाद तो उसमें तमाम गुण दोष और चुटकुले और नेता ही चोर है, नेता ही बदमाश है, नेता ही भ्रष्ट है, इस तरह की चर्चा करते हुए जो है अपनी जो है बौद्धिक बेईमानी का, अपनी बौद्धिक बेईमानी की भाई कि हमारी जो मानसिकता है कि इन समाज के विखंडित करने वाली ताकतों को जो हम वोट दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी हमारी बौद्धिक बेईमानी का प्रमाण है। इस पर कभी एक ईमानदारी से कबूलनामा कभी नहीं होता। सवाल इस बात का है कि जब तक हम इस अपराध बोध को स्वीकारेंगे नहीं, तब तक जो है वो सुधार कैसे होगा। कहा जाता है कि जब तक बीमारी का ठीक से पता न हो या उसके ठीक से डायग्नोसिस न हो, तो इलाज कैसे होगा। ये बीमारी जो है कबूली नहीं होती कि भाई ये हमारे कारण है, और यदि उसके विस्तार में आप जाएं तो किस तरह के हमारे भारतीय भाई बहन इन भारतीय समाज के दुश्मनों को चुनते हैं, तो उनके जवाब सुनेंगे तो आपका माथा जो है वो ठनक जाएगा। कुछ नमूने आपको बता रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल उससे उदासीन, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में एपैथेटिक, मतलब अरे साहब वोट से क्या होगा, जिसको चुना जाना है वो जो है वो जो है चुन लिया जाएगा, हमारे वोट देने से क्या होता है। कुछ इस तरह का ऐसे भी लोग हैं। कुछ जो है बोलते हैं कि अरे हमारी जो बहू बेटियां हैं वो लाइन में खड़ी होंगी, वो घर की इज्जत हैं, तो तमाम जो है बाबू साहब पंडित जी वो कहते हैं कि हमारी बहू बेटियां जो है लाइन में खड़ी नहीं होगी। तो इस संवैधानिक प्रक्रिया जो इलेक्शन में है उसमें भी भाग न लेने के लिए इस तरह के भी तर्क जो है लोग देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि साहब कोई भी राजा हो, कोई भी रानी बने, हमसे क्या मतलब है। अरे हमको तो बस दो वक्त या 2 जून की रोटी जुटानी है,
और जिसको जिसको जीतना है वो तो जीत ही जाता है, तो मेरे एक वोट से क्या होने वाला है। तो इस तरह की एक उदासीनता का भी एक तबका है। और दूसरा, जातिवाद के आधार पर यदि उनसे पूछे कि भाई इस तरह से आप क्यों करते हैं, इस तरह से जातिवाद के आधार पर वोट क्यों करते हैं, तो उनका बस एक ही जवाब रहता है कि जातिवाद तो सभी करते हैं। देखिए, वो इतना जातिवाद के आधार पर वोट कर रहे हैं, समाज के दुश्मन को चुन रहे हैं। और यदि उनसे पूछिए कि भाई कि इस तरह से जो राष्ट्रीय अपराध आप क्यों कर रहे हैं, कुपात्रों को वोट देना एक राष्ट्रीय अपराध है। और इस राष्ट्रीय अपराध का जब तक अपराध बोध नहीं होगा हमारी आवाम को, तब तक कोई भी सुधार होने वाला नहीं है। तो जाति के आधार पर जो लोग वोट करते हैं, उनसे पूछिए कि तो तुमका बस एक ही उत्तर रहता है कि जातिवाद सभी करते हैं। उनको ये बताने वाला कोई नहीं है कि दो गलतियां मिल करके एक सही को नहीं बना सकते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, 2 wrongs do not make a right। यदि कोई जातिवाद के आधार पर गलती कर रहा है, उससे आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप भी वही गलती करिए। तो उसी को अंग्रेजी में कहते हैं 2 wrongs do not make a right। और कुपात्र को, और जो जातिवाद खुद ही इस भारतीय समाज का सबसे बड़ा जहर है, उसी जहर का प्रयोग करके कुपात्र को चुनते भी हैं और उसको उचित ठहराने के लिए इस तरह का आपको तर्क भी सुनने को मिलता है। और उसी प्रकार सांप्रदायिकता के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर कुछ लोग बोलते हैं कि साहब भाई हम हिंदू हैं, हम तो बीजेपी को वोट देंगे, ये हिंदू राष्ट्र है और बीजेपी जो है हिंदुओं की रक्षक है। इस तरह के कुतर्क देने वाले की तादाद एक बहुत बड़ी है। और इस तरह के कुतर्क देने वाली जो मानसिकता है, यह राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। यदि वो तर्क देते हुए नहीं भाई, देश में जो एकता लाए, देश में जो भारतीयता के आधार पर भाईचारा लाए, उसको हम चुनेंगे। और यदि वो तर्क ये देते हैं, कुछ तर्क आपको ऐसा मिलेगा कि साहब जितने कैंडिडेट खड़े होते हैं ना, वो सब चोर हैं। तो हमारी मजबूरी रहती है कि इन चोरों में जो कम चोर हमको दिखाई देता है, उसी को हम वोट कर देते हैं। इस तरह के भी तर्क देने वाले तमाम रहते हैं, उसको काफ़ी लोग मिल जाते हैं। और एक सबसे बड़ा कुतर्क जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की तरफ से रहता है, भाई कि हमको तो बीजेपी को हराना है, जो भी बीजेपी को हरा सके हम उसी को वोट करेंगे। इस तरह का तर्क जो है आपको इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ओर से आता है। और कुछ लोग इस तरह का तर्क देते हैं कि राजनीति में तो अच्छे लोग हैं ही नहीं और न इसमें अच्छे लोग आते हैं, तो मेरी मजबूरी रहती है कि इन जो बुरे लोगों में जो हमको कुछ थोड़ा बहुत अच्छा दिखाई देता है, उसी को वोट हम कर देते हैं। ये सारे जो इस तरह की बात सब कुतर्क है। आपको याद होगा कि एक बार शिव खेड़ा ने इसी दिल्ली विधानसभा में, और शिव खेड़ा का जो प्रयास था वो बिल्कुल शुद्ध मैंने राजनीति में एक सफाई का था। लेकिन शिव खेड़ा जो दिल्ली विधानसभा में सभी सीटों पर
वो अपने कैंडिडेट भी खड़े किए थे। यही जनता जो इस तरह का तर्क देती है कि अच्छे लोग तो आते नहीं हैं, हम क्या करें, जो बुरे लोगों में जो सबसे कम बुरा दिखता है उसी को हम कर देते हैं, वो और ये सिर्फ कुतर्क है। मंशा तो कुछ और है। मंशा देखिए, वो कहना गलत नहीं होगा, मंशा कुछ है कि हमारा आदमी जीते, हमारी पार्टी का जीते, हमारे संप्रदाय का जीते, हमारी जाति का जीते, ये मंशा रहती है। मंशा ये रहती है और एक हिंदू पार्टी वाला जीते। अब तक हम हिंदू दबाए गए हैं, ये पहली बार हमको मौका मिला है एक हिंदू पार्टी को जीता है, ये मन की मंशा रहती है। अब कुतर्क जो है वो आपको वो जो है वो देते रहेंगे। तो मैं बता रहा था कि इस तरह के जो कुतर्क देने वाले हैं वो कहाँ चले गए थे कि जब वो शिव खेड़ा जो है, शायद मैं समझता कि 2007 के आसपास की बात है, उनके सारे कैंडिडेट हार गए शिव खेड़ा के। लेकिन शिव खेड़ा भी थोड़ा सा राजनीतिक रूप से भारतीय जनता दल जरूर कहेगा कि एक कार्यता है। भारतीय जनता दल इतनी असफलताओं के बावजूद भी अपनी आवाम पर ये भरोसा करता है कि मेरी इतनी कमियां हैं हमारे भारतीय आवाम में, सब अवगत है जो बता रहा है। लेकिन उनको समझाने में और राष्ट्रहित देश हित की भावना लाने में कामयाब जरूर होगा भारतीय जनता दल, इसी विश्वास के साथ ये आगे बढ़ रहा है। आवाम की जितनी भी अभी जो हमारी भारतीय आवाम जो वोटर के रूप में है और इतनी कमियों के साथ है, इतनी कमियों के साथ है, ये सब जो है भारतीय जनता दल को मालूम है। लेकिन वो इस विश्वास के साथ आगे बढ़ा है कि यदि असफलता मिलती तो कोई बात नहीं है। वो शिव खेड़ा की तरह एक बार असफलता मिलने पर मैदान छोड़ के वो भाग गए, इससे यानी काम वो नहीं चलेगा। जो अभी बताया गया है कि हम हमारे जो वोटर के रूप में, मतदाता के रूप में हमारे जितने हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन है, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम है, उसको जानते हुए भी भारतीय जनता दल उनके दिलो दिमाग में देशभक्ति का, भारतीयता का, भारतीय एकता का भाव भरने में लगा हुआ है। और उसको विश्वास है कि हमारी आवाम इसको समझेगी, अंततोगत्वा समझेगी भाई कि यदि इस देश को कायम रहना है, देश को बचाना है, देश को मजबूत करना है, तो भारतीय एकता वो इसके लिए मस्ट है, बहुत आवश्यक है। तो बात वहीं से शुरू होती कि इस तरह के जो एमएलए एमपी हैं जिनको मैंने वो पीजड़े में बंद करके मैंने यहाँ से वहाँ, चाहे स्पेशल फ्लाइट हो, चाहे स्पेशल बस के द्वारा किया जाता है, उसके लिए हमारी आवाम जिम्मेदार है, हमारे आदरणीय आवाम जिम्मेदार है, जिम्मेदार वो नहीं है। और उस जिम्मेदारी का, उस अपराध बोध का होना बहुत जरूरी है। जब तक अपराध बोध नहीं होगा तब तक उस अपराध का इलाज जो है संभव नहीं है। वही अपराध बोध कराने के लिए भारतीय जनता दल बराबर अपने आवाम से जो है वो अनुरोध कर रहा है, आग्रह कर रहा है। क्या कह रहा है कि पहले तो अपना जो संवैधानिक वजूद है कि हम भारतीय हैं, ये एहसास करिए, और आपको जो है उस एहसास के आसार आचरण व्यवहार करना है। आपके दिलो दिमाग में नहीं आना चाहिए कि फला वो अमुक उस जात का है या उस संप्रदाय का है। ये सब बिल्कुल भूल करके आप दिलो दिमाग में यह एहसास की भावना होनी चाहिए कि हमारा वो भारतीय भाई है, वो हमारी भारतीय बहन है। इस भावना का आना बहुत जरूरी है। यहीं से शुरुआत होगी। और पाखंड को दूर रखिए। किसी लोग बोलते हाँ हम भारतीय हैं, और भारतीय बोल करके फिर भारतीयता के विरुद्ध जो है उनका आचरण वो शुरू हो जाएगा कि साहब
उस हिंदू ने ये किया, उस मुसलमान ने ये किया, उस पंडित ने ये किया, उस ठाकुर ने ये किया, उस मुसलमान ने ये किया। तो भारतीय भाव ये नहीं कहता है। यदि कोई है दूसरा तो वो हमारे भारतीय भाई बहनें है, इस नजरिए से आप देखिए, जो कि किसी भी इस तरह के अपराध का शिकार हो गया है। जो अपराधी है तो अपराधी है, उस अपराधी को इस दृष्टिकोण से देखना कि वो किस संप्रदाय का है, किस जाति का है, भारतीय भाव वहीं पर तुरंत जो है वो नष्ट हो जाता है। इसी बात की चेतावनी बार बार भारतीय अवाम ताकत दल वो दे रहा है और समझा रहा है। तमाम इस तरह के जैसे कि देश में जो उपद्रव हो रहे हैं, मान लीजिए, और जितने उपद्रव हैं, तो उपद्रव करने वालों को संप्रदाय से मत जोड़िए। उपद्रवी, अपराधी, आतंकवादी, चरमपंथी, इसको संप्रदाय से बिल्कुल मत जोड़िए। और उसी प्रकार जो किसी घटना या दुर्घटना का जो शिकार है, जो विक्टिम है, उसको भी सांप्रदायिक, जातिवादी या और भी जो बुराइयों के चश्मे से मत देखिए। ये आदत लानी पड़ेगी यदि इस मुल्क को कायम रखना है तो। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने इसी की नसीहत दी हुई है। जो भगत सिंह, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, जो कि 24 वर्ष की आयु में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, किस लिए चूमा? कि उनकी कुर्बानी, शहादत जो है से इस देश में प्रेरणा आएगी। अब कितनी प्रेरणा आई, ये भी एक सवाल है। लोग सवाल करते हैं ना, लोग कहते हैं कि उस प्रेरणा में इतनी गिरावट आ गई, कि लोगों ने मुहावरा बना दिया। क्या मुहावरा बना दिया? कि लोग कहते हैं कि भाई भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। इस तरह के स्वार्थी तत्वों ने एक मुहावरा बना दिया। और दूसरा, जो इस देश का जो दुश्मन जो राजनीतिक पार्टी है, सबसे गद्दार जो राजनीतिक पार्टी है, ये GNPC या गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, या जिसको आप लोग कांग्रेस कहते हैं, वो जो है हमारे जितने क्रांतिकारी, अमर शहीद और इतने बड़े राष्ट्रभक्त, देशभक्त रहे हैं, उनको हमेशा पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में रखने की बराबर साजिश की है अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा। चाटुकार जो है वो बौद्धिक वर्ग के द्वारा। ये चाटुकार जो है वो देश विरोधी हैं, तो वो भारत विरोधी, और चाटुकार जो है बौद्धिक वर्ग के द्वारा, चाटुकार जो है और भारत विरोधी पत्रकार गिरोह के द्वारा, और चाटुकार और भारत विरोधी मीडिया के द्वारा। ये हमारे इन जैसे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अशफाक उल्लाह हैं, खुदीराम बोस इत्यादि को हमेशा पृष्ठभूमि में रखने की बहुत बड़ी साजिश की। और भगत सिंह के विषय में तो इन सबों ने हद कर दी, हद ये कर दी कि अच्छा, और इनके विषय में जो इन सबों ने इतिहास लिखवाया है ना, आप देखिए, तो ये सब इतिहास में क्या लिखवाते हैं इनके लिए? क्रांतिकारी, आतंकवादी, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट, ये लिखवाते हैं सब। और इन सबों ने लिखवाया है इसे GNPC वालों ने, इस देश की गद्दार GNPC वालों ने। और जैसा कि बता, ये सारी चीजें जो है, जब भगत सिंह की बात आती है, भगत सिंह को लेकर के इन GNPC वालों ने कितना चोट किया है माने
देश की भावना पर जो है ये बराबर वो घाव जो है हरा वो घाव हमेशा जो है हरा हो जाता है। तो जैसा कि किसी एपिसोड में बताया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन में वो एक निबंध होता है ऐसे, तो आया था आतंकवादी भगत सिंह पर निबंध लिखने के लिए। ये सत्य है। तो इस कदर की नीचता इस जेएनपीसी वालों ने की, और जब ये मामला काफी जो है वो फ्लेयर अप हुआ और स्पॉटलाइट और काफी यानी क्लाइमेक्स पर पहुंचने लगा। जानी ये दो आप लोग जानते हो कि ये पत्रकार लोग भी बड़े स्वार्थी होते हैं। कभी भी इस तरह की कंट्रोवर्सी जब उठती है तो सबसे पहले अपना कंधा साफ करने के लिए हमेशा जो है उस प्रयास में जुट जाते हैं। तो इस मीडिया वाले अपना इस कंट्रोवर्सी से अपना कंधा साफ करने के लिए, ऐसा नहीं कि उनकी बड़ी भक्ति थी हमारे भगत सिंह के प्रति, कोई सहानुभूति न तो कोई सहानुभूति न तो कोई भक्ति, सिर्फ अपना कंधा साफ करने के लिए उन्होंने मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री था यूपीए की सरकार में, उससे ही सवाल कर लिया कि सर बताइए क्या ये बात सही है कि सरकारी अभिलेख में भगत सिंह को आतंकवादी के रूप में दर्ज किया गया है। इस तरह का एक सीधा सवाल पत्रकार ने मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में जब था यूपीए शासन के दौरान इस तरह का सवाल उस पत्रकार ने किया। ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में उस बात को कबूला कि शहीद आजम भगत सिंह के साथ इस तरह का व्यवहार जेएनपीसी वालों ने किया है कि उनको आतंकवादी के रूप में सरकारी अभिलेखों में माने गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आतंकवादी के रूप में दर्ज कराया है। तब इसी तथ्य को, इसी हकीकत को वो घुमा के जवाब दिया इस मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में उस पत्रकार को। क्या कहता है कि अरे भाई ये लोग तो इतने महान हैं कि ये सरकारी अभिलेख के लिए मोहताज नहीं है। बात वही है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, ये जेएनपीसी किस कदर मैंने इस देश की दुश्मन है जो कि भगत सिंह को आतंकवादी के रूप में वो सरकारी अभिलेख में वो दर्ज करवाती है। तो वो भगत सिंह जो कि 24 वर्ष की अवस्था में, और जहाँ पर इतनी बड़ी साजिश हो, तो भगत सिंह की कुर्बानी जो है हमारे देश में कैसे फैलेगी। जरा देखिए आज मैं विशेष रूप से हमारी जो भारतीय अवाम है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के एक जनरल सामान्य जो मानसिकता है, जिस मानसिकता के बूते जो है ये यानी भारतीय समाज के दुश्मन ताकतें, इस देश की दुश्मन ताकतें जो है ओट पा रही हैं, सत्ता में जा रही हैं। तो कुछ इसी पर ये चर्चा इसमें चल रही है और ये चर्चा वो की जा रही है। तो जिस भगत सिंह की इज्जत होनी चाहिए पूरे देश में, और जिन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा इस लिहाज से कि भाई उनकी कुर्बानी देश के काम आएगी, देश में देशभक्ति का वातावरण आएगा। उनको क्या पता था कि ये मैंने भारत विरोधी ताकतें इस कदर जो है उनको अपमानित करेंगी और भारतीय जनमानस में इस तरह की उनको लेकर के ये एक मानसिकता फैलेगी कि
हर कोई जो है भगत सिंह तो चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन उसके घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। अब जरा देखिए, इस तरह के जहरीले वातावरण में बहुत स्वाभाविक है कि ये मानसिकता देश के दुश्मन को ही चुनेगी। देखिए ना, तो जब तक बीमारी का अपराध बोध का कबूलनामा नहीं होगा, तब तक इसका इलाज संभव नहीं है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय आवाम इस बात को कबूल है कि हम इसी मानसिकता में समाज विरोधी ताकतों को वोट कर रहे हैं। समाज विरोधी ताकतों को वोट करना एक राष्ट्रीय अपराध है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, और ये कोई पहली घटना नहीं है ये महाराष्ट्र के एमएलए की। बराबर आप सुनते होंगे कि इतने एमएलए जो होटलों में बंद कर दिए गए, और जो बंद किए जाते हैं तो फिर यानी उन्हीं शब्दों जिन शब्दों का के संबोधन करने में हमको हिचक होती है, क्योंकि जानवरों की तरह उनको बंद किया जाता है। जानवरों की तरह पिंजड़े में या केज में बंद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्पेशल बस से या स्पेशल फ्लाइट से ले जाते हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है, उसके लिए सिर्फ जो है हम आप और हमारी आदरणीय आवाम ही जिम्मेदार है। लेकिन ये उस आवाम का एक ईमानदारी से कबूलनामा नहीं है कि भाई कि ये हमसे हो रहा है। जिस दिन ये ईमानदारी से कबूलनामा हो जाएगा, तभी से अपने आदरणीय भारतीय आवाम का कल्याण की शुरुआत तभी से मुमकिन है। यही बात जो है बार बार जो है वो भारतीय आवाम तक दल कर रहा है जो है इस अपराध बोध का कबूलनामा होना बहुत जरूरी है कि ये स्थिति या इस तरह के एमएलए, इस तरह के एमपी, इस तरह की सरकार हमारे कारण है। हम जो है उसकी जड़ में है, हम उसकी असली वजह है। यह अपराध बोध होना बहुत जरूरी है। देश के दुश्मनों को वोट देना किसी भी कारण से, पैसे पा करके, बोतल पा करके, कंबल पा करके, प्रलोभन में, जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, किसी भी आधार पर देश के दुश्मन को चुनना जो है यह राष्ट्रीय कलंक भी है और राष्ट्रीय अपराध भी है। इस अपराध का अपराध बोध होना, कबूलनामा होना बहुत जरूरी है। तभी जाकर के मन में यह कि नहीं भाई अब हमको ये गलती नहीं करनी है। अब भारतीय जनता दल पूरे देश में भारतीयता के आधार पर एकता, भाईचारा की क्या प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर ये भारतीय समाज विरोधी और भारत विरोधी ताकतें जो है नफरत फैलाने के अपने उस अभियान को जारी रखे हुए हैं। मोदी जी की सरकार के तत्वाधान में, उसके संरक्षण में। जब भी यह पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुआ, असदुद्दीन ओवैसी हुआ, तौकीर रजा हुए, यति नरसिम्हानंद सरस्वती हुए, सभी को रहमान वर्क हुए, टीएस हसन हुए और भी वामन मशरफ हुए। ये समाज में खुलेआम और बेलगाम नफरत जो फैला रहे हैं लगातार, तो ये मोदी जी की सरकार के संरक्षण में, उसके प्रोटेक्शन में, और पेट्रोनेज तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके सरकार के तत्वाधान में सब चल रहा है। लेकिन इसके लिए भुक्तभोगी मोदी जी नहीं है, अमित शाह नहीं है। ये जो नफरत फैलाने वाले जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं है, टीएस हसन भी नहीं है,
यदि नरसिम्हानंद सरस्वती वो भी नहीं है, ये तो इनके ठाट बाट जरा देखिए, ये तो यानी सुख और ऐश्वर्य भोग रहे हैं। सुख और ऐश्वर्य से वो माने इस तरह की सुविधाएं उनको प्राप्त हैं। भुगत रहे हैं हमारी आवाम, हम आप भुगत रहे हैं। इसलिए सोचने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। और उसमें सोचना क्या है, भारत का संविधान कहता है, हमारे जितने अमर शहीद ने अपनी कुर्बानी दी इस देश की आज़ादी की खातिर, उनकी कुर्बानी का भी पैगाम है कि हम सभी एक हैं, बराबर हैं। और वो एक बराबर का एहसास जो है तभी मुमकिन है कि हम सभी भारतीय हैं। और भारतीय होने के अलावा जितनी भी बातें की जाती हैं कि नहीं हम हिंदू हैं, ये विचार भारत विरोधी है। ये विचार कि हम नहीं हम मुस्लिम हैं, यह भी विचार भारत विरोधी है। ये भी विचार कि नहीं हम ठाकुर हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, ये भारत विरोधी है। और ये इस तरह की जो विखंडित जो मानसिकता है कि नहीं हम ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, तुर्की वाले ब्राह्मण हैं, हम हिंदू है, गर्भ से हिंदू है, यह इस भारत राष्ट्र के लिए बिल्कुल ये बहुत ही राष्ट्रघाती विचार है। और कहां तक ये धंसा हुआ है उसका नमूना जरा देखिए। गाड़ियों में राजपूत लिखवाते हैं, ब्राह्मण, गुर्जर, यादव, उनके दिमाग में ये धंसा हुआ है। ये सारी मानसिकता उनके दिलो दिमाग से निकाल करके भारतीयता का भाव वो भरना पड़ेगा। उनको राजपूत पर, यादव पर, गुर्जर पर, ब्राह्मण पर लिखवाना, गर्व करने की ये सारी मानसिकता और जो भावना को नष्ट करना होगा। और शायद सुनने में तो यह आया था कि कोई इस तरह से कट्टरवादी सोच का था। अच्छा योगी जी ने शायद एक अभियान चलाया था कि जो गाड़ियों पर ये अपनी गाड़ियों पर पीछे लिखवाते हैं ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, गुर्जर, यादव, तो वो पुलिस के द्वारा जो है रोके जाते थे, फाइन भी लगती, दंड भी लगता था। तो एक जो है वो कट्टरवादी सोच का कह रहा था कि हाँ हम तो राजपूत लिखेंगे, चाहे कितना भी दंड लगे। ऐसे लोगों को बिल्कुल उचित सबक वो जो बल्कि कोई ऐसा कहता है तो उसकी गाड़ी भी जब्त करिए, उसका लाइसेंस भी करिए और उसको इतना तोड़ दीजिए मारपीट करके कि फिर ऐसे लोगों की आदत छूट जाए। इस देश में दुष्टता की कट्टरवादिता है, दुष्टता की कट्टरवादिता है। तो ये कहा जा रहा है। तो ये सारी जो मानसिकता है उसको बदलनी पड़ेगी। हमारा एहसास कि हम सिर्फ भारतीय हैं, दूसरे को भी भारतीय समझें, इसके अलावा कुछ न समझें। ये इस सोच को विकसित करना होगा। और साथ साथ समाज के जो दुश्मन हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, राइट फ्रॉम गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेष से, गद्दार असदुद्दीन ओवैसी से, गद्दार टीएस हसन से, गद्दार यति नरसिम्हानंद सरस्वती से, गद्दार शफीकुर रहमान वर्क से, तो गद्दार जो है तो ये सब देश के गद्दार हैं। जो भी इस देश में भाईचारा के बजाय नफरत फैलाता है उस देश का शत्रु है, गद्दार है। भारतीय जनता के दल ये करने में भारतीय जनता के दल जरा भी संकोच नहीं है। और इसी प्रकार कोई भी आधार लेकर के ये ममता बनर्जी कहते हैं कि अब हमने प्रदेश से यूपी वाले, गुजरात वाले, बिहार वाले गुंडों को मैं बाहर निकालूंगी। इस तरह के सोच रखने वाले भी इस देश के गद्दार हैं।
लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, सिर्फ भारतीय वायु ताकत दल की इस तरह से कहने से कुछ नहीं होगा। ये जिम्मेदारी आपकी है। अब कम से कम शुरुआत करिए। 2024 का चुनाव आ रहा है। हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन, अब विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन पश्चिम बंगाल के, ये लाख आपको अपमानित करते हैं कि बांग्लादेश यदि बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था और हिस्सा बन भी सकता है, यह एहसास होना चाहिए। यदि वो आ गए हैं, वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, लेकिन हाँ, अपनी सोच, अपना एहसास, अपना बर्ताव भारतीयता के रूप में रखे हो। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई विशेष करके पश्चिम बंगाल के, और इस देश की गद्दार भारत विरोधी ममता बनर्जी को सबक सिखाएं। चुनाव में डरने का नहीं है। वो कितना भी माफिया राज वो फैलाए, जब जिस वक्त आप एक हो जाएंगे, वो पस्त हो जाएगी। आपकी एकता के आगे उसको पस्त होना है। लेकिन वो एकता सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के ही बीच में वो सीमित रहे, इससे काम नहीं बनेगा। सभी भारतीय भाई बहन किसी भी पंथ के हों, चाहे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के हों, चाहे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, या अन्य आस्था, पूरे लोगों में भारतीयता के आधार पर एकता, भाईचारा जो है लाइए, और कम से कम पश्चिम बंगाल से शुरुआत हो, और इस जो भारत विरोधी जो ममता बनर्जी है, उसके मंसूबे पस्त हों। ये बहुत जरूरी है। ये मोदी महोदय तो इन देश विरोधी ताकतों को पाल रहे हैं, दिखाएंगे, इन्हीं को दिखाकर वोट मांगेंगे, इनका इलाज नहीं करेंगे जबकि सरकार में है वो। ये बार बार जो भारतीय वायु ताकत बता रहा है कि मोदी जी की जो कायरता, और उस कायरता के चलते इन्होंने पहली बार आजाद भारत में प्रधानमंत्री पद का की गरिमा गिराई है, उसकी प्रतिष्ठा गिराई है, उसका इकबाल वो नष्ट किया है। इन्होंने एक भी जो सरकार है जो कि भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त थी, उसको बर्खास्त नहीं किया। हमारी जो एजेंसियां सीबीआई है, कई बार अपमानित हुई इसी पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस कार्य मोदी जी के ऊपर जो है जरा भी असर नहीं हुआ। सीबीआई का जो इकबाल है, उसकी जो अथॉरिटी है, उसको चुनौती दिया इसने। जब ये मुख्यमंत्री था, कौन, चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश में, तभी से इन सबों की जो है वो हिम्मत बढ़ गई। और ये इस तरह का कि जो दुष्टता करते हैं, यानी दुष्टता कह लीजिए या संघीय अनुशासनहीनता, फेडरल इनडिसिप्लिन, या फेडरल वो धृष्टता, हॉटीनेस, तो उसी के इलाज के लिए भारत के संविधान में प्रावधान है धारा 356 की, इसी के लिए। लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो गिराई है, उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट तो किया ही है। धारा 356 इनके काल में लगभग वो डिफंक्ट सा हो गया है, निष्क्रिय सा हो गया है, जो कि इस तरह की संघीय अनुशासनहीनता और संघीय उदंडता को ठीक से ठिकाने लगाने के लिए, उसको डील करने के लिए है वो प्रावधान। तो इस तरह से कितना नुकसान ये कर रहे हैं मोदी जी और मोदी जी की कायरता। अब पता नहीं कौन इनको कहता रहता है कि ये इनके पास 56 इंच का सीना है।
वो सीना तो वो सीना तो एक मिलीमीटर भी नहीं दिखता इनका। इन भारत विरोधी ताकतों के आगे मोदी महोदय का एक मिलीमीटर भी सीना वो नहीं दिखता है। अलबत्ते ये उन देश विरोधी ताकतों को हर सहूलियत ये दे रहे हैं मोदी जी और उनकी सरकार। किस लिए? कि वो देश विरोधी हरकत वो करते रहे। आपने 26 जनवरी के दिन तो देखा होगा ना, इन्होंने पूरी सहूलियत दी देश विरोधी ताकतों को कि हमारे दिल्ली पुलिस के जवान को पीट दें और उनको घायल कर दें। मोदी जी ने पूरी सहूलियत दी कि आतंकवादी जो है वो वहीं पर दिल्ली पुलिस खड़ी है, वो वहीं पर जो है सेना की टुकड़ी भी है, दोनों को रोक करके पूरी सहूलियत दी कि ये आतंकवादी वो हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर भी चढ़ जाए और उस राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर जो हमारा दूसरा राष्ट्रीय गौरव है तिरंगा, उसको हटा करके ये आतंकवादी भारत विरोधी ताकत वो झंडा भी लगा दे। तो ये पूरी सहूलियत वो देते हैं। इनसे मोदी महोदय से देश को बड़ी तकलीफ है। देखिए, यथार्थ यह है कि ये देश विरोधी ताकतें हमेशा भारत को शर्मसार करने की कोशिश करते हैं। किसी न किसी बहाने जो है देश में आग लगाने की वारदातें करते रहते हैं। और मोदी जी इन ताकतों को ऐसे कारनामे को ऐसे भारत विरोधी कारनामे को देश में आग लगाने के लिए पूरी सहूलियत देते हैं। और कार्रवाई के नाम पर छूट भइयों को दिखा करके जो है उस कार्रवाई का वो तमगा लूटते हैं। ये इनकी भारत विरोधी और देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी है। देखिए, फिर ये बताया जा रहा है कि भाई असली अपराधी जो है राहुल सोनिया किसके हैं? 200 लाख करोड़ के लूट का, जो कि इतना कालाधन तो इन माँ बेटों के नाम से है। लेकिन पूरे जेएनपीसी ने अपने सत्ता काल में सत्ता के दौरान जो है 1200 से लेकर 1300 लाख करोड़, लगभग $16 ट्रिलियन, $16 ट्रिलियन की लूट किया। उसकी वो डकैत है ये जेएनपीसी। कितना? $16 ट्रिलियन या 1200 से लेकर 1300 लाख करोड़। अब मोदी जी जो ये डकैत है जेएनपीसी $16 ट्रिलियन की, उसकी डकैती को छुपाने के लिए ये नेशनल हेराल्ड वाला मामला पूरा जो है पूरे देश में ये फैलाए हुए है। और विशेषता देखिए, वो राहुल गांधी कह रहा है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट आ रहा है कि ईडी मेरा कुछ भी नहीं वो बिगाड़ सकती, और ईडी के सामने बोला भी नहीं। और इसके पहले चिदम्बरम भी नहीं बोला था। मोदी जी को मालूम है कि ये साधारण तरीके से बोलेगा भी नहीं। मोदी जी को चाहिए या उसकी ईडी को चाहिए, उसके सीबीआई को चाहिए, जो भी इस तरह की जांच एजेंसी है, किस डिग्री ऑफ टॉर्चर का वो पात्र है ताकि वो सच्चाई उगल दे। उस डिग्री ऑफ टॉर्चर को लगाने में जरा भी संकोच मत करिए, कि इसलिए कि वो सबसे बड़ा अपराधी है। वही दूसरा अपराधी होता, तुरंत उसको पुलिस या जांच एजेंसी पकड़ लेती, और जितने भी चाहे 3rd डिग्री हो, चाहे 5th डिग्री हो, चाहे 6th डिग्री ऑफ टॉर्चर से, जिससे कि वो सच्चाई उगल दे, वो जांच एजेंसी जो है लगा दी होती। लेकिन ये
राहुल गांधी के खिलाफ जो है पूरा पूरा हवा भी कर वो फैला दिया, और कोई सच्चाई वो बोला नहीं हो। तो देश हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए, किस डिग्री ऑफ टॉर्चर का वो पात्र है जिससे कि वो सच्चाई उगल सके, उसके लिए आगे बढ़िए ना मोदी महोदय। चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे वो हो। इसलिए ये देश की बात है, ये देश के डकैत हैं। ये देश के डकैत जो है जांच एजेंसी के सामने कुछ न बोले और सार्वजनिक रूप से वो सीना चौड़ा करके बोले कि ये ईडी सीबीआई मेरा कुछ नहीं कर सकती। मोदी महोदय, आपको शर्म से डूब करके मर जाना चाहिए। ये सारी व्यवस्था जो है इन डकैतों के आगे जो है अपने इनको पंख वो बना दिया है। बताइए, इतनी पूछताछ के बाद वो राहुल गांधी कह रहा है कि मेरा ईडी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। बोला ही नहीं वो। चिदम्बरम को भी लेकर के वो कैसे वो गिरफ्तार हुआ था, जाता ही नहीं था। पुलिस वाले वो उसकी जो चारदीवारी थी या उसका जो गेट था वो उसको फांद करके वो घुसे अंदर में, गेट खोला गया। तब किसी प्रकार वो चिदम्बरम पकड़ा गया, गाड़ी में ले जाकर गया। करीब एक हफ्ते तक जेल में रहा भी। और वो देखिए वो कितना शातिर वो वकील भी है, कुछ बोला ही नहीं। तो मोदी महोदय, यदि आप राष्ट्रवादी अपने को कहते हैं तो इन देश के डकैतों दुश्मन से कैसे मुंह खुलवाना है, इसके लिए जो सीबीआई है, ईडी है और भी एजेंसी को आप जो है वो उनका हाथ तो खोलिए। वो जो है वो इनसे यानी सत्य जो है वो उगलवा लेंगे, लेकिन देश के लिए आवश्यक भी है। तो इन देश के डकैती को जिस तरह से आप बचाते हैं, जिस तरह से आपकी हमदर्दी है, यही तो देश के दुखड़े की जड़ है। लेकिन हमारे आदरणीय भाई बहनों, इनको 8 साल से आपने देख लिया कि ये नकली राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके किस प्रकार वोट लेते हैं हमारे अवाम से और सारी सुविधा देते हैं देश के दुश्मनों को। समझ जाइए ना, इतनी सारी बातें भारतीय ममता गदल, चूंकि जनता की हमारी जो दुर्दशा है, जो दुख दे रहे हैं मोदी जी, एनपीसी वालों ने तो दुख दिया ही है। और बड़े बड़े उम्मीद से, बड़ी आशा लगाकर कि जनता ने इनको लाया। ये उन्हीं ताकतों जो सत्ता में थे, जो इस देश को दुख दे रहे थे, अब जो सत्ता में नहीं है तो उनको ये सुविधा दे रहे हैं देश विरोधी जो है वो हरकत करने के लिए। ये इनका राष्ट्रवाद है। तो हमारी अवाम जरा देखे कि भाई जिनको अपने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करके सत्ता में बिठाया है, और वो भी 2 टर्म, इनकी असलियत क्या है। तो फिर वही अपराध बोध कि इनको चुनना जो है एक राष्ट्रीय अपराध है। जो लोग इस मुगालते में वोट देते हैं कि भाई ये बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं के हित की रक्षा करेगी, इस तरह की मानसिकता बिल्कुल राष्ट्रघाती है। जो हमारी आवाम की रक्षा नहीं कर सकता, हमारी आवाम को जब भी संकट पड़ा है, चाहे सीए का संकट पड़ा, सीए के नाम पर जो मन हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, चाहे किसी आंदोलन को लेकर के जो है तमाम हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुआ, देश जो है शर्मसार हुआ, खास करके दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के आसपास के लोगों को और भी लोगों को कितनी तकलीफें हुई। ये बार बार जो है ये देश विरोधी ताकतों के हवाले ये कर देते हैं मोदी जी, रक्षा नहीं करते। तो ये अपराध बोध हमारे भारतीय भाई बहनों में आना चाहिए कि
हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है बीजेपी जैसी वो ताकत जो कि देश विरोधी ताकतों की रक्षा कर रही है। और कोई ये तर्क दे कि नहीं भाई ये हिंदुओं की रक्षा करेगी, जब ये जो पूरी आवाम की रक्षा करने में बिल्कुल अक्षम और निकम्मी है, सिर्फ देश विरोधी ताकतों के लिए ये काम कर रही है, तो फिर वो हिंदुओं की रक्षा क्या करेगी ये? तो इस भ्रम को इस भ्रम से बाहर आइए। इस देश को इस देश के लिए वो सरकार, वो ताकत चाहिए जो कि आवाम की हो, आवाम के विषय में सोचे, देश के विषय में सोचे। और उसके लिए और जहां तक देश के विषय में सोचने की बात है, यदि भक्ति जो है आवाम के प्रति है हमारी, या किसी की भी, और इस मुल्क के प्रति है, मुल्क और आवाम के प्रति है, तो ये सारे जो राहुल गांधी है, चिदम्बरम है और भी हैं, उसकी निगाहों में ये देश के दुश्मन लगेंगे और तुरंत जो है ये भावना उसको प्रेरित करेगी कि इन देश के दुश्मनों को पंगु करना है, क्रिपुल करना है। लेकिन मोदी जी इनको क्रिपुल करने के बजाय, पंगु करने के बजाय, इन पर बुलडोजर चलाने के बजाय आप इनको सारी सहूलियत दे रहे हैं। आपकी हमदर्दी इनके प्रति है। ये भारत के और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के दुखड़े की ये असल जड़ है ये। और इसके विपरीत जो है ये बीजेपी वाले अपने जो छुट भैये हैं उनको सिखा पढ़ा करके ये बस ये माने वो जो उनसे कहलवाते हैं। हालांकि बीजेपी वाले भारतीय जनता दल की जो इतनी सारी बातें, जो इतने सारे तथ्य अपने आवाम के सामने रखता है, उसके विषय में एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि भारतीय जनता दल वो भड़का रहा है, और वो भी बाय इंसिनुएशन, यानी एक घुमा करके, एक अपरोक्ष रूप से इशारे के आधार पर। नाम लेने का उनके पास नैतिक साहस नहीं है। एक बाय वे ऑफ इंसिनुएशन के द्वारा जो है, यानी बहुत घुमा करके बस कुछ लोग इस तरह, कुछ लोग यूट्यूब पर भड़का रहे हैं, बस यही। तो नाम लेने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, नैतिक साहस नहीं है। तो क्या करते हैं, छुट भाइयों को सिखा पढ़ा करके वो फेसबुक पर उनसे लिखवाते हैं कि ये यूट्यूब वाले सर जो है एकता की बात करते हैं, भारतीय एकता की बात करते हैं, तो मेरे सनातन का क्या होगा, सनातन मेरा नष्ट हो जाएगा। हालांकि ये सारी बातें जो भारतीय जनता दल इस पक्ष में नहीं था कि उनकी बातों पर वो टिप्पणी करे, और न टिप्पणी करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तुरंत जो है वो डिसोन कर देंगे, वो पल्ला ही वो झाड़ लेंगे कि कौन ऐसा कहा, हमने तो ऐसा कहा भी नहीं, ये बात आप बना रहे। लेकिन सिर्फ इस मकसद से कि जो छुट भैये इस तरह से मैंने फेसबुक इत्यादि पर, यानी भारतीय जनता दल की इस वीडियो पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो उससे बीजेपी की मानसिकता समझने में, बीजेपी के नेताओं की मानसिकता समझने में, समझने के काम आता है। वो ये इन छुट भाइयों का माने जो कथन है, जो वक्तव्य है, तो ये छुट भैया बीजेपी के आकर के ये कहते हैं कि ये यूट्यूब वाले सर बराबर भारतीय एकता बोलते रहे, वो बताइए उससे क्या होगा, वो सनातन का क्या होगा। और फिर इसके बाद कहते हैं कि हमारे बगल में मुल्ले भी बैठ जाएंगे, मुसलमान भी बैठ जाएंगे, चमार भी बैठ जाएंगे। अब सवाल है कि फिर वही भारतीय जनता दल बता रहा है, ये मानसिकता है बीजेपी वालों की। यही वजह है कि वो भारतीय एकता को रोकने के लिए
वो अपरोक्ष रूप से, दूर से इस तरह से वो साजिश कर रहे हैं। कि जिसकी इस तरह की मानसिकता हो वो हमारे मुल्क को, हमारे अवाम को क्या दे सकता है। इसलिए हमारे आदरणीय भाई बहनों, भारतीय एकता लाइए इस मुल्क को बचाने के लिए। इस बीजेपी जैसे माने वो नकली राष्ट्रवादी के चंगुल से इस देश को निकालने के लिए भारतीय एकता बहुत जरूरी है। भारतीयता बहुत जरूरी है। धीरे धीरे आप सभी लोग समझ रहे हैं। और जो है और कितना इस भारत के लिए राष्ट्रघाती बन गई है बीजेपी, जो कि देश विरोधी ताकतों को माने के प्रति इसकी जो है वो हमदर्दी है, सहानुभूति है, और सारी सुविधाएं सारी सुविधाएं ये दे रही है। देखिए, सिर्फ मैं ये बात कहता, या कुछ लोग कहते भाई आप आरोप लगा रहे हैं, मैं कहता तो ठीक है, आप ऐसा कहने के लिए जो है वो स्वतंत्र हैं। लेकिन जब मोदी जी खुद कहते हैं सरेआम लोकसभा में कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए, इसका यही मतलब है, मोदी जी कह रहे हैं कि जब तक मोदी हैं तब तक ये देश विरोधी ताकतें जो है देश के खिलाफ जो है वो हिंसा हो, आगजनी हो, देश को हिंसा, आगजनी, तोड़ फोड़ में देश को झोंकते रहे। कब तक? जब तक मोदी जी हैं। ये वक्तव्य है उनका, इसको देखिए ना। तो ये सारे वो गंभीर विषय है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को, हाँ एक सूचना थोड़ा जरूरी है, तो थोड़ा सा लंबा तो हो गया। ये 4 दिन मतलब कि ये शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार 4 दिन शायद वीडियो जारी न हो पाए। तो हमारे आदरणीय भाई बहनों से अनुरोध है कि इसमें कोई अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वो जारी हो, जब ये आवश्यक होगा तो वो जारी होते रहेंगे। अभी फिलहाल 4 दिन ये जारी नहीं होंगे। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।